सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे केंद्र सरकार के बारे में। पिछली क्लास में हमने केंद्र सरकार के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा की रचना के बारे में अध्ययन किया। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे संसद की शक्तियां, लोकसभा की शक्तियां एवं राज्यसभा की शक्तियां। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियां। संसद के कार्य एवं शक्तियां। भारतीय संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, जिनको हम निम्नानुसार देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों का निर्माण करना। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए संसद कानूनों का निर्माण करती है। संसद संघ सूची के विषयों, संवर्ती सूची के विषयों आदि पर कानून का निर्माण करती है। संवर्ती सूची के विषयों पर संसद के साथ साथ राज्य विधायिका को भी कानून निर्माण करने की शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन जब संवर्ती सूची के विषय पर संसद भी कानून का निर्माण करती है तो वहां पर टकराव की स्थिति में, यानी राज्य द्वारा बनाए गए उस कानून के ऊपर संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। इसके साथ ही संसद अवशिष्ट विषयों के ऊपर भी कानून का निर्माण करती है और साथ ही विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून का निर्माण कर सकती है। अगली शक्ति हम देखते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी भारतीय संसद को प्रदान किया गया है। संविधान में प्रस्तावित विधि के द्वारा संसद है वो संविधान में संशोधन का कार्य कर सकती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जाएगा। अर्थात संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के ही किसी सदन में पेश किया जाएगा। अधिकतर भागों में या अधिकतर उपबंधों के संबंध में संसद ही संशोधन का कार्य कर सकती है। यह सामान्य बहुमत से एवं विशेष बहुमत अर्थात पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की भी स्वीकृति आवश्यक है। तो इस प्रकार से संसद संविधान में संशोधन का कार्य भी करती है। अगली शक्ति हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां भारतीय संविधान द्वारा जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह इसको पूर्ण अधिकार दिया गया है। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही कोई नया कर लगा सकती है तथा न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए प्रतिवर्ष बजट को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। साथ ही संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है तथा उन पर नियंत्रण भी रखती है। अगली शक्ति हम देखते हैं प्रशासन। प्रशासनिक शक्ति या हम कह सकते हैं कार्यपालिका के संबंध में शक्ति। तो संविधान के द्वारा भारत में संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है।
अतः संविधान के द्वारा संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल है वह व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इस तरह संसद कार्यपालिका पर प्रश्न पूछकर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा कई प्रकार से कार्यपालिका पर वह अपना नियंत्रण रखती है। आगे हम देखते हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति। भारतीय संसद को निर्वाचन के संबंध में भी शक्तियां प्राप्त हैं। निर्वाचन संबंधी शक्तियों की अगर हम बात करें तो संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। साथ ही लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनती है, साथ ही राज्यसभा है वह अपने उपाध्यक्ष का भी चयन करती है। तो इस प्रकार से संसद को निर्वाचन के संबंध में भी शक्तियां प्राप्त है। इसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी है। अन्य शक्तियों में हम देखें तो सर्वप्रथम देखते हैं महाभियोग की शक्ति। संसद को महाभियोग का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और वह महाभियोग संसद द्वारा ही प्रस्तावित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचार के आधार पर महाभियोग प्रस्ताव पास करके उसको भी पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव है वह लोकसभा द्वारा स्वीकार होना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा से पास होने के बाद में वह लोकसभा द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल या आपातकाल को जारी रखने के लिए घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से उसका अनुमोदन आवश्यक है। यानी आपातकाल संकट काल को आगे जारी रखने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। साथ ही राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए पुनः इसके अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। 3 वर्ष के बाद में संबंधित राज्य में चुनाव करवाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने ये संसद की शक्तियां एवं कार्यों का अध्ययन किया है। आगे हम देखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां लगभग वही हैं जो संसद की शक्तियां, क्योंकि संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर संसद की शक्तियां आपके क्लियर हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां भी लगभग क्लियर हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियां देखने के बाद में अब हम देखते हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों में सर्वप्रथम हम देखते हैं विधायी कार्य या विधायी शक्ति। विधायी यानी
कानून निर्माण संबंधी शक्ति, तो भारतीय संविधान द्वारा संसद है वह संघीय सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण विधेयकों के संबंध में, यानी अद्वितीय विधेयकों एवं संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, धन विधेयक के अलावा। दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। तो यह संसद को कानून निर्माण करने के संबंध में शक्ति प्रदान की गई है। आगे हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति या वित्तीय कार्य। संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में लोकसभा को ही शक्तियां प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत कमजोर है, यानी धन विधेयकों के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को ही मुख्य शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती या उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, यह केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन के भीतर इस पर राज्यसभा को अपनी स्वीकृति देना आवश्यक होता है। अन्यथा यानी 14 दिन बाद में अगर राज्यसभा उसको नहीं भेजती है, वापस लोकसभा को नहीं लौटाती है, तो वह स्वतः ही राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाएगा। राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिश को स्वीकार करना या न करना यह लोकसभा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से धन विधेयक या वित्तीय शक्तियों की हम बात करें तो इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति गौण है, मुख्य शक्ति है वो लोकसभा को ही प्रदान की गई। आगे हम देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण या प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति संविधान के द्वारा संस्थात्मक शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। अतः संविधान के द्वारा संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद और व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल है वह अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इस तरह संसद कार्यपालिका पर प्रश्न पूछकर, शून्यकाल के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। आगे हम देखते हैं संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां। संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। कुछ विशेष उपबंधों में संसद के साथ साथ अन्य राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन ज्यादातर विषयों पर संशोधन का कार्य हो अकेली संसद भी कर सकती है।
आगे हम देखते हैं लोकसभा की अगली शक्ति निर्वाचन संबंधी शक्ति या निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में, तो जैसा हम पहले देख चुके हैं संसद की शक्तियों में हमने अध्ययन किया है, वही शक्तियां लोकसभा की शक्तियां हैं। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही लोकसभा के सदस्य या निर्वाचित की कोई बंदिश नहीं है, तो लोकसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनयन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। राज्यसभा के कार्य, सर्वप्रथम हम देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। विधायी शक्तियां यानी कानून निर्माण के संबंध में शक्ति। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर विधि निर्माण का कार्य करती है। अगला कार्य है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के संबंध में भी राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा, अर्थात संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। आगे हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्तियों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कमजोर है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किए जाएंगे, वे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे। लोकसभा की स्वीकृति के बाद राज्यसभा में भेजे जाएंगे। राज्यसभा के द्वारा अधिकतम 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपने सुझाव इस पर दे सकती है। इन सुझावों को स्वीकार करना या निर्णय करना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। आगे हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी या प्रशासनिक शक्तियां।
तो व्यवहार में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल है वो संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम है। इनके अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ विविध शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यसभा है वह लोकसभा के साथ मिलकर के इन शक्तियों का प्रयोग करती है। ये निम्नानुसार है। तो सर्वप्रथम है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी राज्यसभा सदस्य लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो महाभियोग लगाने का कार्य भी राज्यसभा द्वारा लोकसभा के साथ मिलकर के किया जाता है। जब दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा द्वारा पारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपातकाल के संबंध में कि आपातकाल प्रस्ताव को 1 माह से अधिक अवधि हेतु लागू रखने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को अपने विशेष बहुमत से उसे पारित करना आवश्यक होता है, तभी आपातकाल आगे जारी रह सकता है। इन विविध शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार भी हैं। इन विशेषाधिकारों में 2 ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यानी ये प्रस्ताव अकेले राज्यसभा को ही है। तो इन 2 प्रस्तावों में सबसे पहला अधिकार है वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। यानी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय सूची का विषय घोषित करने के संबंध में यह शक्ति केवल राज्यसभा को ही प्रदान की गई है। राष्ट्रीय सूची का महत्व या राष्ट्रीय सूची का विषय घोषित करने के बाद में संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है। दूसरा विशेष अधिकार राज्यसभा का है अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। इन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करके वह केंद्र सरकार को दे सकती है। इस प्रकार से ये 2 ऐसे विशेषाधिकार है जो केवल राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास नहीं। इस प्रकार आज की क्लास में हमने संसद की कार्य शक्तियां देखी, साथ ही लोकसभा के कार्य शक्तियां तथा राज्यसभा के कार्य शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।